हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महेश मिश्रा बुक के जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका सोल्यूशन, क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका सोल्यूशन देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में 1 से 10 क्वेश्चन तक आप लोगों को इसमें सोल्यूशन मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोगों को इसमें सोल्यूशन तो पहले से ही दिया गया है महेश मिश्रा में, लेकिन आप लोग वहाँ पर देखिएगा तो उसमें आप लोगों को लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन दिया गया, जिससे कि बहुत सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आता कि आप वो किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। इसलिए आपको इस वीडियो में हम 1 से 10 तक, आज की इस वीडियो में 1 से 10 तक आप लोगों को डिटेल में आप लोगों को सोल्यूशन देंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो चलिए, आज की जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो आप लोगों को जो महेश मिश्रा जो बुक है उसमें भी आप लोगों को दिया गया होगा। आप लोग अगर बुक देख रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है कि 3 संख्याओं में से पहली तथा दूसरी। सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान देना है कि 3 संख्याएँ हैं। मान लीजिए 3 संख्याएँ ए, बी एंड सी है। ये तीनों संख्याएँ हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि पहली तथा दूसरी संख्याओं का औसत, यानी कि ए प्लस बी का औसत। जब आप लोग औसत निकालते होंगे, पहले आप लोगों ने औसत निकालने के लिए सीखा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि जब औसत निकाला जाता है तो जितनी संख्याएँ रहती हैं उन संख्याओं का जोड़ बटा जितनी संख्याएँ रहते उसके भागा दे जाती है। यहाँ पर देखिए 2 संख्याएँ हैं और यहाँ पर आप लोगों को 2 से भागा देना होगा। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं के औसत से 15 अधिक है, यानी कि ये जो संख्या दिया गया है a प्लस बी बाई 2, बी प्लस सी से 15 अधिक है, बी प्लस सी से 15 अधिक है, यानी इससे ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या है बी प्लस सी, उससे वो ये जो संख्या है बी प्लस सी, उससे ये 15 अधिक है। अगर ये 15 अधिक है तो अगर इसमें हम 15 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा। सोच के देखिए बराबर हो जाएगा कि नहीं, बराबर हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, ए प्लस बी, उसके बाद सोल्यूशन कर देना है ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ पर सोल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस सी प्लस 30 इक्वल टू 2, 2 से 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए बी से बी ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा। जब आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी प्लस 30, तो देखिए बी इधर आएगा तो माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए ए माइनस सी जो है आप लोगों को 30 आ जाएगा, ए माइनस सी जो है आप लोगों को 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए पहली संख्याएँ ये है, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्याएँ ए है और तीसरी संख्याएँ सी है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है 30। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोग को आगे भी डिटेल में, या फिर आप लोग को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लिंक दिया गया है नीचे, वहाँ पर आप लोग को पूरी डिटेल में और सोल्यूशन दे दिया जाएगा, और साथ में वहाँ पर वॉइस के साथ भी वहाँ पर भी आप लोगों को सोल्यूशन दिया जाएगा अगर नहीं समझ में आता है तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, जो आप लोगों को दिया ही होगा, जो अपने बुक में आप लोग देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि 4 संख्याओं का योगफल 64 है। ध्यान दीजिएगा, 4 संख्याओं का योगफल 64 है। यहाँ पर आप लोगों को 4 संख्याएँ मान लेना है। मान लीजिए संख्याएँ ए, बी, सी एंड डी। इन चारों संख्याओं का औसत कितना है, ध्यान दीजिएगा, कितना है, 64 है। इन चारों संख्याओं का जो औसत है कितना है, 64 है। तो चारों संख्याओं का जो औसत है वो 64 है। तो यहाँ पर आप लोग, जैसा कि हमने बताया, योगफल कहा जा रहा है, यानी कि चारों संख्याओं का जो योगफल है 64 है। तो यहाँ पर जो चारों संख्याएँ आप लोग माने हैं, जैसे कि आप लोग मान लीजिए 4 संख्याएँ ए बी सी डी, या फिर एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, तो कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चारों संख्याओं का योगफल 64 है, यानी कि 4 संख्याओं का योगफल 64 है। जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया वही लिखना है। देखिए नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को क्वेश्चन की भाषा को जो कहा जा रहा है वही आप लोग लिख दीजिएगा, समझिए आप लोगों का सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि यदि आप पहली संख्या में, यानी कि संख्या ए में 3 जोड़ दें
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a+3 कर देते हैं, ठीक है, a+3 कर दिए। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या में 3 से घटा दें, तीसरी संख्या में 3 से गुना कर दें तथा चौथी संख्या में 3 से भाग दे दें तो सभी का परिणाम बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरी संख्या में यहाँ पे जो है 3 घटा दें तो बराबर हो जाएगा a+3 के। उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि तीसरी संख्या में 3 से गुना कर दें, तीसरी संख्या में 3 से गुना कर दें, ठीक है, तीसरी संख्या में 3 से गुना कर दिए, 3 × c 3c हो गया। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि चौथी संख्या में जो है आप 3 से भागा दे दीजिए। तो ये जो चारों संख्याएं हैं अपने आप में बराबर हो जाएगी। यानी कि ये जोड़ के आया जो, ये जोड़ के आया जो, ये जो गुना करके आया जो और ये भाग करके आया जो अपने आप में बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो बराबर संख्याएं आएगी, मान लीजिए कि वो k संख्या आएगी, x भी मान सकते हैं, k भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एकाएकी करके सोल्यूशन कर लीजिए। जब आप लोग कीजिएगा a+3 = k, b-3 = k, 3c = k, d/3 = k, अलग अलग करना होगा क्योंकि इक्वल है। ये जो इक्वल है इसका भी इक्वल है, ये इसका भी इक्वल है, सभी का इक्वल है। तो आप लोग यहाँ पर पाएंगे कि a बराबर जो आया है, a बराबर जो आया है यहाँ पर k-3 ध्यान दीजिएगा। जब ये 3 उधर जाएगा तो k-3 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर b जो आएगा k+3, जो b आएगा k+3। उसी प्रकार से c की मान यहाँ पर देखें तो c जो आएगा यहाँ पर आप लोगों को k/3। उसके बाद फिर d की बात करें तो ये जो d आएगा यहाँ पर 3k। अब बोलिए किस प्रकार से आया। देखिए d/3 = k है तो 3 इधर जाएगा तो 3k हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में जो कहा गया था कि a + b + c + d जो है 64 के बराबर है, ठीक है, ये 64 के बराबर है। तो देखिए a का मान कितना है k-3, b का मान कितना है k+3, c का मान कितना है k/3 और d का मान कितना है 3k। तो इन सभी का जोड़ जो है 64 है। तो आप लोग निकाल सकते हैं k-3 प्लस k+3 प्लस उसके बाद k/3 प्लस उसके बाद 3k प्लस, इस प्रकार से ये कितने के बराबर है 64 के। क्योंकि a का मान तो आप लोग यहाँ से निकाले, b का मान भी निकाल लिए, c का मान भी निकाल लिए और d का मान भी निकाल लिए, ठीक है। और इन सभी का जोड़ a + b + c + d का जोड़ कितना था 64 था। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए 64 था कि नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर a का मान आप निकाल ही लिए कि इतना है a का मान कितना है इतना है, b का मान इतना है, c का मान इतना है, d का मान इतना है। तो इन सभी का जोड़ तो 64 आप क्वेश्चन में ही पहले से दिया गया है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सोल्यूशन पूरा करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को मिटा देते हैं ताकि हम डिटेल में आप लोगों को सोल्यूशन करके दिखा पाएँ, ठीक है, डिटेल में आप लोगों को सोल्यूशन करके दिखाएँ। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को जैसा कि कहा गया कि इन सभी का जोड़ जो है 64 के बराबर है। तो a का मान कितना आया था k-3, देखिए हम फिर से कर रहे हैं k-3 प्लस b का मान कितना आया था k+3। उसके बाद फिर यहाँ पर जो c का मान कितना आया था k/3। उसके बाद फिर 3k का मान कितना आया था 64, 3k का मान 64, 3k का मान 64 आया था। देखिए उसके बाद देखिए क्या दिया गया है। आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि इतना लंबा क्यों जा रहा है वीडियो। देखिए आप लोग को ये बता दें कि यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए आप खुद से बनाइएगा समझ के तो 2 मिनट में बन जाएगा सवाल। यहाँ पर देखिए इतना जोड़ के 64 आएगा जो क्वेश्चन में ही दिया गया है। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2k बचेगा, 2k प्लस k/3 प्लस 3k इक्वल टू कितना है 64 के बराबर, कितना है 64 के बराबर। उसके बाद फिर यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 3, यहाँ पर 6k आ जाएगा, यहाँ पर 6k आ जाएगा 6k। उसके बाद फिर 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पर k बचेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 9k आ जाएगा, 9k आ जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। उसके बाद फिर आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को k के मान इतने तो आप लोग कर ही सकते हैं। k का मान जो आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 12,
के का मान आ जाएगा 12। इसको आप सोल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं, इतना कीजिएगा तभी तो आप लोग आगे सीखिएगा। तो के का मान आ जाएगा 12। उसके बाद फिर यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का क्या अंतर है। तो के का मान तो आप लोग देख ही चुके हैं कि 12 आ गया। तो जो के का मान आया है वही सी में से आप लोग को निकालना है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का औसत। ठीक है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का औसत। तो देखिए ए का मान कितना था, के -3 था, के -3 था जो आप लोग सवाल में देख रहे होंगे। ए का मान कितना था, के -3 था। जो के -3 था यहाँ पर देख रहे हैं, जो के -3 था ए का मान, और के का मान कितना आया था, के का मान 12 आया था। ठीक है, ए का मान ये है, ध्यान दीजिएगा ए का मान है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आया, 9 आया, यहाँ पर 9 आया जो आप लोग देख रहे हैं। बी का मान कितना था, बी इक्वल टू के प्लस 3, बी इक्वल टू के प्लस 3। के का मान कितना था, 12 था। और यहाँ पर क्या, उसके बाद फिर यहाँ पर 3 जोड़ दीजिएगा, 12 15 आ गया। सी का मान कितना था, के/3, के/3। के का मान कितना था, यहाँ पर देख रहे होंगे के का मान कितना था, 12 था। तो 12/3 यानी कि 4 आ गया। उसके बाद फिर डी का मान निकाल लीजिएगा। डी का मान कितना था, 3 के, डी का मान था 3 के, 3 × 12, 3 × 12, 12 तिया 36। देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, जो आप लोगों को सवाल में क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्याएं। सबसे बड़ी संख्याएं 36 है। और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे छोटी संख्याएं क्या है, 4 है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर 32 हो जाएगा। देखिए तो 32 ऑप्शन में है, आ गया कि नहीं आंसर। उसके बाद चलिए अगले सवाल पर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन लंबा था और इसमें कोई जान नहीं था। जो आप लोगों को क्वेश्चन में कहा गया वो आप लोगों को सिर्फ आगे करते चले जाना चाहिए था, आप लोगों को सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, ध्यान से समझिए, सबसे हल्का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को सिंपल में दिया गया है। तो देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है कि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की समान संख्या में यदि 8 लड़कियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की समान संख्या, यानी कि जितना लड़कों की संख्या है, मान लीजिए लड़का की संख्या, जितना लड़का की संख्या है उतनी लड़कियों की संख्या है। यहाँ पर हम लड़कों के L से डिनोट कर रहे हैं और लड़कियों को L1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दोनों की संख्या बराबर है तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों की संख्याएं x है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि 8 लड़कियाँ बाहर चली जाएँ, देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है या फिर लड़कों की संख्या कितनी है, x ही है, जो हमें माना है दोनों बराबर ही है। जितनी लड़कों की संख्या है उतनी लड़कियों की संख्या है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि 8 लड़कियाँ बाहर चली जाएँ, यानी कि लड़कियों की जो संख्या x है उसमें 8 लड़कियाँ बाहर चली जाएँ। ठीक है, यानी कि घट जाएगा। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि तो कक्षा में लड़कों की संख्या, जो लड़कों की संख्या बचेगी, यानी कि जो लड़कों की संख्या बचेगी, संख्या कितनी थी, से x लड़कों की, तो जो लड़कों की संख्या है शेष लड़कियों की दोगुनी है। यानी कि जितनी लड़कियां बाहर गई है उसको जो बचा है, यानी x लड़कियां थी, 8 लड़कियां बाहर चली गई, उसके बाद फिर जितनी लड़कियां बची है उतनी लड़की की दोगुनी लड़का की संख्या है, तो दोगुनी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसको सोल्व कर देना, सबसे आसान है। यहाँ पर 2x - 16 आ जाएगा इक्वल टू x, x इधर आएगा, x बचेगा और इधर 16 जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 16 आ जाएगा। देखिए हम फिर से आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। देखिए एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की समान संख्या है। देखिए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या समान है, तो हम मान लेते हैं कि x संख्याएँ हैं दोनों को, क्योंकि दोनों को तो बराबर ही संख्याएँ हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर कहा गया कि यदि लड़कियाँ 8 लड़कियाँ बाहर चली जाएँ, यहाँ पर देखिएगा 8 लड़कियाँ बाहर चली गई। ठीक है, तो लड़की की संख्या तो, लड़का और लड़की की संख्या तो x ही था, उसमें से अगर लड़की की जो संख्या है x था वो 8 बाहर चली गई, तो 8 बाहर चली, जितनी बची उसका दुगना, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो शेष लड़कियाँ बची है उसका दुगना, ध्यान दीजिएगा, उसका दुगना लड़कों की संख्या के बराबर है। लड़कों की संख्या कितना था, x था, आप लोग x दोनों को ही माने हैं क्योंकि दोनों की संख्याएं समान हैं। उसके बाद फिर इक्वेशन ये बन गया, इक्वेशन बन गया, आप सोल्व कीजिएगा, x इक्वल टू 16 आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या किया गया, सवाल क्या पूछा गया, कक्षा में आरंभ उपस्थित लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या
क्या होगी। तो जो लड़का तथा लड़कियों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए लड़कों की संख्या भी x था क्योंकि दोनों बराबर था, और लड़कियों की संख्या भी x था, और x का मान कितना है 16, तो 16 + 16 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 16 + 16 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो देखिए आ गया आंसर 32। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। इसमें आप लोग को क्या करना है, इसमें आप लोग देख सकते हैं जो दिया गया है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का आधा भाग। देखिए इसमें तो एक जो बनाने का जो तरीका है जो आप लोग हम बताएंगे वो बहुत लंबा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही लंबा होगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बनाने का जो तरीका है वो लंबा ही जाएगा। अगर आप लोग एक्स मान कर बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एक्स मान कर एग्जाम में बनाते हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होगा, आप लोगों को लंबा भी खींचेगा और टाइम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही उस तरह से दिया गया है। जैसे कि दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का आधा भाग अपनी पत्नी को दे देता है। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक्स मानिएगा कि किसी व्यक्ति के पास एक्स यानी कि इतने रुपये हैं जो अपने आय का आधा भाग पत्नी को देता है, आधा भाग अपने जो पुत्र हैं उनको 2/3, आधा भाग के 2/3 जो भाग है अपने पुत्र को देता है। उसके बाद जो शेष बचता है यानी कि आधा भाग में यानी कि एक्स जो है उसके 2/3 भाग को पुत्र को दे दिया। उसके बाद फिर जो बचा तो एक्स में कितना बचा तो आप लोग घटा लीजिएगा, तो आप लोग को पता चलेगा x/3 बचा। तो जो x/3 है उसमें भी 3 पुत्रियों को बराबर बराबर बांट दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर कहा गया कि जो x/3 जो पैसा था आप लोगों को बराबर बराबर बांटा गया तीनों पुत्रियों में। तो जो बराबर है बराबर बराबर बांटा गया। उसके बाद फिर कहा जा रहा है यदि प्रत्येक पुत्री को 20,000 रुपये मिला, यानी कि ये जो वैल्यू है किसके बराबर है 20,000 के बराबर है। तो 20,000 के बराबर करके आप लोग निकाल लीजिएगा एक्स का मान, तो लंबा प्रोसेस जाएगा। और आप लोग इसमें अगर गलती से भी 2/3 या फिर आप लोग नहीं घटा पाएँ, जैसे कि यहाँ पर जैसे शुरू में ही कहा गया कि एक्स जो माने हैं उसके बाद फिर आधा भाग तो अपनी पत्नी को दे दिया x/2, x/2 जो बचा x/2 बचा उसका 2/3 भाग। तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा 2/3 कीजिएगा, या फिर आप लोग यहाँ 2x मान लेते तो थोड़ा और आसानी होता, यहाँ पर x आ जाता तो और कैलकुलेशन में आगे जाके और आसानी होता। उसी प्रकार से यहाँ पर जितना ज़्यादा मानेंगे उसके अनुसार, ठीक है, उतना आसानी होगा। एक और है तरीका जो आसानी से आप लोग ऐसा वैल्यू मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ऐसा वैल्यू मानना है जो कि आपके क्वेश्चन पर सेट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का आधा भाग अपनी पत्नी को दे देता है, ठीक है। कुछ ऐसा मानिए कि आधा भाग आप लोग छाँट सके आसानी से। देखिए आप लोगों को मान लीजिए कि जो संख्याएं हैं जो कमाता है उस व्यक्ति के द्वारा जो कमाया जाता है वो 90 रुपया कमाया जाता है, ठीक है। आप मान लीजिए कि 90 रुपया यहाँ पर कमाया जा रहा है, ठीक, 90 रुपया। यहाँ पर कहा क्या गया कि आधा तो जो आय है आप लोगों को यहाँ पर पत्नी को दे देता है, तो आधा 45 रुपये तो पत्नी को दे दिया, बचा 45 रुपया। बचा 45 रुपया, उसमें क्या कहा जा रहा है कि उसका 2/3 भाग, तो आप लोग 2/3 इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। 2/3 आप लोग निकालिएगा तो आप लोग को पता चलेगा 2/3 आप लोग को 30 आएगा, 2/3 30 आएगा, 2/3 30 आएगा, वो अपने पुत्र को दिया। उसके बाद फिर जो बचा यानी कि 30 रुपया अगर पुत्र को दिया तो कितना बचा 15 रुपया बचा होगा। ये जो 15 रुपया बचा है इसमें भी क्या कहा जा रहा है कि जो 15 रुपया है वह अपनी 4 पुत्रियों को बराबर बराबर बांट देता है, 4 पुत्रियों को बराबर बराबर बांट देता है। तो आप लोग 4 पुत्रियों को बराबर बराबर बांटिएगा तो प्रत्येक पुत्री को कितना पड़ेगा 15/4 पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। आप लोग सोचिए 15/4 भाग पड़ेगा, ठीक। और ये किसके बराबर है, ये 20,000 के बराबर है, जो क्वेश्चन में आप लोगों को आगे दिया गया है। यहाँ पर कहा गया कि यदि प्रत्येक पुत्री को 20,000 रुपये मिले, देखिए पुत्री को कितना भाग मिला था 15/4। उसी प्रकार से जब एक्स मानकर आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों को इसी तरह से आएगा। तो चलिए हम अगर आप लोग चाहेंगे कि एक्स मान के आप लोगों को भी बताएं, आप लोग इस प्रकार से नहीं आप समझ पाएंगे तो आप लोगों को उसको टेलीग्राम चैनल पर हम बता दें, क्योंकि वो बहुत लंबा जाएगा। या आप लोग को हम बता दें किस प्रकार से आप लोग एग्जामिनेशन में बनाए, क्योंकि आप लोगों को तो बोर्ड एग्जामिनेशन में तो बनाना नहीं है, आप लोगों को वहाँ पर आप लोगों को बनाना है जहाँ पर आप लोग को टाइम की कमी रहता है। तो आप लोग को जल्द बनाने के लिए आप लोग को इस तरह से वैल्यू मानना पड़ेगा कि आप लोगों को जो जिस तरह से कहा जा रहा है जल्दी जल्दी तोड़ के आप लोग बना सकें। अब आगे हम बात करते हैं, आप लोग तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जब सोल्यूशन कीजिएगा देखिए 15/4 सोल्यूशन करके दिखा देते हैं। जो 15/4 आया है, देखिए 15/4 आया भाग आया है वो किसके बराबर है,
15/4 भाग है वो किसके बराबर है, 20,000 के बराबर है। 15/4 भाग जो आया है 20,000 के बराबर है। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, 15/4 भाग किसको पड़ा था, पुत्री को पड़ा था। अब पुत्री का ही जो मिला है पैसा वो 20,000 मिला है, तो 15 भाग इक्वल टू यहाँ पर बीचों का 80 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर 80,000 को यहाँ पर कितना भाग पड़ा है, 15 से भाग दीजिएगा। यहाँ पर नीचे माँ के 15 से भाग दीजिएगा। जब 15 से भाग दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, आप लोगों का अपने कैलकुलेटर में आप लोग भाग दे सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा ये वाला आ जाएगा 53,333.33, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे में जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत हल्का है, आप लोगों को सिर्फ समझने के फेयर है। ठीक है, और कुछ नहीं है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोग समझ जाइएगा उतना ही है। देखिए इस क्वेश्चन में जो कहा गया है आप लोगों को कि अरुण जो है वो सोचता है कि उसका वजन जो है 65 किग्रा से लेके आप लोग को 72 kg के बीच में है। क्वेश्चन के बातों पे ध्यान दीजिएगा, 65 किग्रा से अधिक तथा 72 kg से कम है। यानी कि अरुण सोच रहा है कि मेरा जो वजन है 65 kg से ज़्यादा और 72 kg से कम। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखे 65 kg से ज़्यादा और 72 kg से कम, यानी कि 65 और 72 के बीच में है। उसके बाद भाई उससे सहमत नहीं है, ठीक, और वह सोचता है उसका भाई कि अरुण का जो वजन है 60 किग्रा से अधिक, यानी 60 kg से अधिक, ठीक, और 70 kg से कम, 70 kg से कम। ठीक है, उसके बाद फिर उनकी माँ सोचती है कि अरुण का वजन 68 किग्रा से अधिक हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में वजन दिया गया, हो ही नहीं सकता, यानी उसकी माँ सोच रही है कि अधिक हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि वे सभी अपने आकलन में सही हो तो अरुण के संभावित वजनों का औसत क्या हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे जो क्वेश्चन में आप लोग को एक डिटेल दिया गया है, आप लोग को ये समझना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा जो वजन दिया गया क्वेश्चन में, इस बात पर वजन दिया गया जो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, इस बात पे जो उसकी माँ ने कहा है। माँ ने एकदम एक्यूरेट कहा कि 68 किग्रा से अधिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, 68 किग्रा से अधिक हो ही नहीं सकता, और माँ की बातों को कोई भी नज़रअंदाज नहीं किया, यानी कि माँ की बातों को कोई नहीं कहा कि नहीं हो सकता। लेकिन जब आप लोग शुरू प्रश्न में देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए भाई जो अरुण था उसने जब कहा कि 65 kg से लेके 72 kg के बीच में है, तो उसका भाई बोल दिया कि नहीं हो सकता, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब भाई ने बोला कि 60 kg से लेके 72 kg के बीच में है, तो उसकी माँ ने बोला कि नहीं हो सकता। लेकिन जब माँ ने कहा कि 68 kg से अधिक हो ही नहीं सकता, तो कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं किया। यानी क्वेश्चन में सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि 68 kg से हो ही नहीं सकता। और देखिए क्वेश्चन में एक और चीज़ दे दिया कि औसत मान निकाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए 68 kg से तो अधिक हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। अब देखिए पीछे से जाना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में 70 kg से कम होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि 68 kg से अधिक हो ही नहीं सकता, 68 ले ही लिए, और 60 kg से अधिक, तो यहाँ पर 67 ले सकते हैं। ठीक, 67 ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब और पीछे जाइएगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 65 kg से अधिक होगा। ठीक, तो 65 kg से अधिक यानी 66 हो सकता है। तो तीनों का स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट ये तो हम कन्फर्म कर दिए इनकी माँ जो आए कि 65 kg से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि 68 kg से अधिक नहीं हो सकता। आप लोग यहाँ पर कन्फर्म कर दिए कि 68 kg से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि 68 kg तो हो सकता है। यहाँ पर संभावित मान आप लोगों को यहाँ पर वजन कहा जा रहा है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग कहा गया कि 70 kg से कम होगा और 60 kg से अधिक। 70 kg से कम 68 ले ही लिए, तो बचा कितना, 69 नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी माँ ने कह दिया है कि 69 नहीं हो सकता, 68 से अधिक हो ही नहीं सकता, तो 69 नहीं ले सकते, तब 68 ले ही लिए हैं। तो इनका भी तो एक स्टेटमेंट रखना पड़ेगा, तो इन तीनों का स्टेटमेंट रखना पड़ेगा, तो 67 ले लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर फर्स्ट में जाइएगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 65 kg से कम अधिक होगा, 65 kg से अधिक ले लिए, 66 होगा, 66 68 होगा, तो तीनों का जो औसत संभावित मान हो सकता था वो हमने लिया। अब आप लोग जानते हैं कि जब औसत हम लोग निकालते हैं, या आप लोग तो सीखे हैं, तो आप लोग प्लस का चिन्ह लगाते होंगे। प्लस का चिन्ह लगाते हैं कि नहीं? जब प्लस का चिन्ह लगाते हैं, जितनी संख्या ऊपर रहती है उतनी, 1 2 3 है तो 3 से हम भागा दे देंगे, तो 3 से जब भागा देंगे तो आप लोग को जो संख्याएँ आएगी 67 kg आएगी। ठीक है, तो यानी कि
जो अरुण का वजन होगा औसतन वो 67 केजी होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में इस तरह से आप लोग को सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन किस कहाँ पर वजन दिया जा रहा है, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि नंबर सिस्टम भाषा है सिर्फ, अगर उसकी भाषाओं को समझ जाएंगे तो आप लोग को क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा और क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता है। और सबसे बड़ा बात ये है कि जो महेश मिश्रा बुक है उसमें क्या होता है, एक बढ़िया लेवल ये है कि एकदम बेसिक लेवल से शुरू करके एकदम लास्ट लेवल तक लेके जाता है, इसीलिए इस बुक को हम आप लोगों को सोल्यूशन करवा रहे हैं। देखिए अब आगे क्वेश्चन हल्का हल्का है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है किसी संख्या के 3/5 भाग। देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी बहुत सारे लोग फंसते हैं। किसी संख्या के 3/5 भाग, मान लीजिए कोई भी ऐसी संख्या है, कोई भी, तो मान लीजिए एक से संख्या है तो एक संख्या के 3/5 भाग, 3/5 भाग कर सकते हैं कि नहीं, कर दिए, ठीक। उसके बाद अगर इसका सोल्यूशन करेंगे, मान लीजिए एक्स का कुछ मान रहता, उसका 3/5 भाग निकालते तो कुछ तो आता, उसका जो जो कुछ मान आता उसका भी 3/8 भाग है। यानी इसका जो सोल्यूशन करने के बाद देखिए, इसका सोल्यूशन हम करते हैं तो जो मान आता उसका भी, इसका सोल्यूशन करने के बाद जो मान आता उसका भी 3/8 भाग, ठीक है, उसका भी 3/8 भाग, भाग 24 है, ठीक, 24 है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, किसी संख्या के, किसी संख्या है उसका 3/5 भाग, 3/5 भाग है, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो कुछ तो मान आएगा, उसका भी 3/8 भाग जो कर रहा है, 3/8 भाग जो है 24 के बराबर है, ठीक है, 24 है। तो उस संख्या का 250% क्या होगा, तो इस संख्या का 250% क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर x का मान निकालना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए। देखिए डायरेक्ट आप लोग काट सकते हैं, आप लोग दिखाते हैं, डायरेक्ट आप लोग काट सकते हैं, ठीक, डायरेक्ट आप लोग काट सकते हैं। सबसे पहले इसको हम ठीक से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा था कि 3/5 भाग, मान लीजिए x इधर लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/8 इक्वल टू कितना का, 24 के बराबर है, ठीक, 24 के बराबर है। 3 8 24, 3 8 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग गुना कर दीजिए, x इक्वल टू यानी 3x, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, और यहाँ पर 8 8 64 और 64 पर जे 4 5 20, 8 8 64 4 5 20, 6 5 30, 2 32, 320 आ गया। एक्स का मान निकाल लीजिए यहाँ से तो निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा 320 बटा कितना आ जाएगा, 320 बटा 3 आ जाएगा आप लोगों को 266.2/3। जब आप लोग इसको पूर्णांक से निकाल लीजिएगा, पूर्णांक से निकाल के हल कीजिएगा तो आप लोग का जो टोटल एक्यूरेट वैल्यू आएगा वो 800 के बराबर आएगा, वो 800 के बराबर आएगा। आप लोग समझ चुके हैं, 800 के लगभग आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, या फिर आप लोग इस प्रकार से भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन में आप लोग को इसी प्रकार से दिया होगा, क्वेश्चन में आप लोग को इसी प्रकार से दिया होगा, 800/3 आएगा, ठीक है, 800/3 आएगा। क्वेश्चन में आप लोग को इसी प्रकार से दिया होगा, ठीक। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे। आगे जो क्वेश्चन है आप लोग को अब हल्के हल्के क्वेश्चन मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग को दिया गया है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 176 है। 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याएं, ध्यान दीजिए, इवन नंबर, सम संख्याएं, इवन नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर में बहुत अंतर होता है, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल जो है 176 के बराबर है। मान लीजिए कि जो पहली संख्याएं हैं वो x है, आप तो कुछ मान ही के बनाइएगा, और उस नंबर सिस्टम में आप लोग को ज़्यादा मानना पड़ता है, कुछ न कुछ मान लीजिए बन जाएगा तुरंत में सवाल, ठीक है। भाषाओं, जो क्वेश्चन दिया उसकी भाषाओं को आप समझिए बस, और कुछ नहीं है नंबर सिस्टम। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 176 के है, 176 के 1/4 के भाग के 14 कम है। तो पहले इतना समझिए, 3 लगातार सम संख्याएं हैं तो 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल कहा जा रहा है, तो सम संख्याएं लिख लेंगे तो x+2। देखिए सम संख्याएं रहते तो x+2 लगाएंगे, फिर x+4 लगाएंगे, इस बात को तो आप लोग समझते होंगे। उसके बाद जो कहा जा रहा है कि जो है 176 है, वो 176 के 1/4, 176 के कितना 1/4, क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है 176 के भी 1/4 के बराबर है। 176 के 1/4 के बराबर से 176 के 1/4 से बराबर से 14 कम है, 14 कम है। देखिए डिटेल में हम अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि
तीन लगातार सम संख्याएँ हैं। सम संख्या यहाँ पर कहा जा रहा है, तीन लगातार सम संख्याएँ हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। x + 4 यहाँ 4 होगा। x + 4 जो है 176 के, ठीक, 176 के 1/4 क्वेश्चन वही कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक चौथाई यानी कि 1/4 भाग के 14 से कम, 14 कम है। 1/4 भाग जितना आएगा ये कैलकुलेशन करने के बाद 14 और कम है, तो 14 घटा देंगे तभी तो कम होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करें, यहाँ 3x आएगा +6, उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग काटिएगा तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 44 आएगा। 44 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। यहाँ 30 बचेगा। जब घटाइएगा तो कितना बचेगा? 6 यहाँ पर घटाइएगा तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। जब x = निकालिएगा तो 24/3 हो जाएगा। 24/3 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 8, यानी कि x का मान 8 आ गया। ठीक, x का मान 8 आ गया। x का मान 8 आने के बाद आप लोगों को क्या करना है? x का मान 8 आ गया तो आप लोगों को फिर यहाँ कहा जा रहा है कि बीच वाली संख्याएँ क्या है? बीच वाली संख्या कौन है? x + 2 है। x + 2 है ना, ध्यान से देखिएगा। x + 2 है तो आप लोगों को इसको निकाल देना है। ठीक, x का मान आप लोग जानते ही हैं। x का मान कितना आया था? 8 आया था। तो बीच का मान, जो बीच की जो संख्याएँ थी, x + 2 थी, आज यहाँ पर x का मान कितना था? x का मान कितना था? 8 था और +2 यानी कि 10 हो जाएगा। बीच वाली संख्याएँ क्या है? 10। वही कहता है कि जो शुरुआत वाली संख्या है उसका मान निकालिए। तो x था, शुरुआत वाली जो संख्याएँ थी x थी, तो x का मान 8 हो जाएगा। उस पर अंत वाली संख्याएँ तो x + 4 था, तो x + जब 4 था तो x 8 और 4 12 हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार से आप लोग को आंसर निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, इसमें भी बहुत हल्का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर आप लोगों को जो कहा जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग को सीधे शब्दों में कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 35%, कोई भी संख्या है उसका 35%, मान लीजिए कोई जो संख्या है वो x है, ठीक है, उसका 35%, किसी भी संख्या का आप लोग परसेंटेज निकालते हैं तो आप लोग उस संख्या तथा नीचे में आप लोगों को 100 देना होगा, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं। दूसरी संख्या में जोड़े जाएँ, ठीक है, यदि किसी संख्या का, कोई संख्या था उसका 35% निकालेंगे, जितना भी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो दूसरी संख्या में हम जोड़ देंगे। मान लीजिए दूसरी संख्याएँ 22 थी, उसमें हम जोड़ देंगे तो कहा जा रहा है, तो दूसरी संख्याएँ जो है, जो दूसरी संख्याएँ हैं 20% से बढ़ जाती है, यानी कि जो दूसरी संख्याएँ थी वो 20% से बढ़ जाती है, यानी कि जो दूसरी संख्याएँ थे वो 20% से बढ़ जाती है। तो आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती करते हैं कि 20/100, यहाँ पर 20/100 दे देते हैं, 20/100 देते हैं। तो देखिए 20/100 का मतलब क्या है कि आप लोग जो संख्याएँ जो दिया गया है उसका 20% निकाल रहे हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20% वो संख्या जो है वो अपने से बढ़ जाती है। देखिए आप लोगों को सिंपल हम समझाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या है 16, मान लीजिए 16 संख्या है, यहाँ पर हम कहेंगे कि 20% से बढ़ जाती है, तब बहुत सारे कैंडिडेट 20/100 कर देते हैं, 20% समझ लेते हैं। इस प्रकार से जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कुछ और आएगा, लेकिन ये छोटा संख्याएँ आएंगी। देखिए हम बड़े संख्याएँ लेकर, मान लीजिए कि 500 कोई है, ठीक है, इसका 20% से बढ़ जाती है, इस प्रकार से कर देते हैं, 20/100 कर देते हैं, 5 आ गया, ठीक, 20/100 आया। तो 100 आया तो आप लोग ये देखिए कि जो 100 आया है वो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 20% से बढ़ जाती है, यानी कि जो अपनी संख्याएँ जो क्षमता है, यानी 500 क्षमता है, एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन के पार्ट नहीं है, एग्जाम्पल हम आप लोगों को समझा रहे हैं, समझाने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट नहीं समझ पाते इस बात को। देखिए 500 जो संख्याएँ हैं वो अपनी क्षमता को बढ़ा है उसका क्षमता, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद घटा हुआ आ रहा है। तो आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट यही गलती करते हैं कि 20% सिर्फ ले लेते हैं, ठीक है, 20% ले लेते हैं, तो वही आप लोगों को नहीं लेना है। 20% नहीं, 120% होगा, क्योंकि 100% तो खुद पहले से था, 100% तो खुद ये पहले से था, इस बात को तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। 100% तो खुद पहले से था, तो 20% और बढ़ा तो 120% हो गया। तो 120% जब हो गया तो इसका आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इस प्रकार से। जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए 20/100, 7×5 35, 7x/7x कितना आ जाएगा? 20 आएगा। 7x बटा 20 आ जाएगा, अब प्लस y = यहाँ पर आप लोग काटिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6/5,
6/5, यहाँ पर 6/5 आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को सिंपल आप लोग कैलकुलेशन करना है, जिसमें आप लोग को फिर जो कहा जा रहा है कि एक, देखिए आगे फिर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि दूसरी और पहली संख्या में क्या अनुपात होगा। जो दूसरी संख्या क्या है, y है, और पहली संख्या क्या है, x है। तो यानी y/x का अनुपात क्या होगा, y/x का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर y है, आप लोग आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ पर इधर y इधर जाएगा, -y होगा, इधर जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 7x/20। उसके बाद यहाँ पर y 5 जाएगा, यहाँ पर जब एलसीएम लीजिएगा तो 5 जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y/5, y/5 आएगा। तो आप लोगों को 5 का 20 कट जाएगा, 5 का 20 कट जाएगा, और x इधर आ जाएगा, x इधर आएगा कि नहीं, देखिए 7/4 बचेगा, इधर y बचेगा, यहाँ पर x रहेगा, तो x इधर आ जाएगा, x इधर आएगा कि नहीं। तो y/x का अनुपात पूछा था, 7/4 आएगा, 7/4 आएगा। आप लोग क्वेश्चन समझ पाएँ, आंसर समझ पाएँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में बोलिए कि नहीं समझ में आया, तो हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को बता देंगे, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डिटेल में हम वॉइस के साथ बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पर भी आप लोग हम बता देंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। अगले में देखिए, आगे देखिए दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का अंतर वह संख्या, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, दोनों अंकों का अंतर वह संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 179 भाग है। उस संख्या के दोनों अंकों का योग निश्चित रूप से क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों को समझिए, यहाँ पर सबसे पहले तो यह कहा गया कि जो 2 अंकों की जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का अंतर, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, 2 संख्याएं यहाँ पर कहा गया कि दोनों अंकों का अंतर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों अंकों का अंतर, संख्या नहीं बोल रहा है, दोनों अंकों का अंतर। एक संख्या था x, मान लीजिए ये जो x है इकाई है और y जो है दहाई है, तो इन दोनों अंकों का अंतर कर रहा है, यानी कि x - y होगा। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंतर का 1/9 भाग है, 1/9 भाग है। देखिए यहाँ पर दहाई अंक, तो यहाँ पर 10y + x, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, जो नई संख्या बनेगा यानी 10x + y हो जाएगा जब पलटेंगे। देखिए दहाई जब रहता है, देखिए x + y रहता है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखते होंगे आप लोग, जब आप लोग पढ़ते होंगे y × 1, ये दहाई अंक में आता है तो y × 2, इस प्रकार से लिखते हैं, x × 2, x × 10। तो यहाँ पर क्या हो गया, x 10 हो गया, यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, x 10x हो गया, 10x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते 10x + y, इस प्रकार से लिखते थे आप लोग, जब 10x + y ये है प्लस y, इस प्रकार से लिखते थे। जब आप लोग इसको जोड़िएगा तो इतना ही आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद फिर देखिए आगे हम बताते हैं, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग हम जो बताएं कंसेप्ट। यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि उसका 1/9 भाग है, जो संख्याएं हैं, ठीक है। ये दहाई अंक था, ध्यान दीजिएगा, ये दहाई अंक था y, तो y 10y होगा + x। इसके संख्याओं को पलटने से जब हम पलटेंगे संख्याएं, अगर यहाँ पर दहाई अंक y है तो यहाँ पर y हम माने हैं, तो y को जब पलटेंगे तो xy हो जाएगा, xy हो जाएगा, तो ये दहाई में आ जाएगा, तो दहाई में आ जाएगा, 10x ही लगाएंगे +y, इसके जैसे ही पलटेंगे अंक तो उसका कितना हो जाएगा, 1/9 भाग हो जाएगा। जब इसका आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग हम कंसेप्ट समझा दिए, तो आप लोगों को जो मान है संभव मान वो आप लोगों को आ जाएगा, समझ गए। आप लोगों का जो संभव मान है वो आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, सोल्यूशन आप लोगों को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम आप लोग बताते हैं 10th नंबर क्वेश्चन में। ये सबसे हल्का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ जान ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि 253 पेंसिल का मूल्य 4263.05 रुपये है, तो ऐसी 39 पेंसिल का मूल्य लगभग क्या होगा। ये सिंपल सी क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा जाए 253 पेंसिल का मूल्य
4263.05 है। तो कहा जा रहा है कि 39 ऐसे ही 39 पेंसिल का मान क्या होगा। तो आप लोग एक एक का नियम पढ़े ही होंगे बचपन में। तो यहाँ पर एक पेंसिल का मान निकाल लेंगे पहले 4263.05। तो इसको बटा करना पड़ेगा जब एक पेंसिल का मान निकालेंगे। अब कह रहा है एक पेंसिल का मान कितना है, इतना है। तो कह रहा है कि 39 पेंसिल का मान, तो 39 पेंसिल का मान निकाल देंगे। तो 4263.05 253 इंटू 39। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। जब आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग का मान लगभग आ जाएगा 650 लगभग आ जाएगा। तो चलिए आज के 10 के 10 प्रश्न को आप लोग को उत्तर हमने बता दिया। साथ में आगे आप लोग को इसी तरह की वीडियो आती रहेगी। और आप लोग बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग को किसी भी सवाल में डाउट होता है, अगर नहीं समझ में आता है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बोलिए कि क्वेश्चन नंबर इतना हमको समझ में नहीं आया। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उसका सलूशन मिल जाएगा। आप लोग और डिटेल में, साथ में पूरी डिटेल में आप लोग को समझा दिया जाएगा, किस प्रकार से कौन सा कंसेप्ट लगा है, वो सारी डिटेल आप लोग को उसमें बता दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो धन्यवाद, आप लोगों की वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों को जो हमने क्वेश्चन बताए सोल्व करके वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।